डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th SST के अंतर्गत आपका टॉपिक है रॉलेट एक्ट। तो जैसा कि टॉपिक है रॉलेट या रॉलेट एक्ट, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो भारतीय जनता के लिए बहुत ही काला कानून के रूप में संज्ञा दी गई। यह कैसा कानून था, क्यों लाया गया था, किसके नाम पे लाया गया था, इन सभी बिंदुओं पे हम अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और इस अधिनियम के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से है रॉलेट या रॉलेट एक्ट, कई नामों से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट या रौलट एक्ट, इस तरह से नामों से ये जाना जाता है। यह क्या था? एक कानून था। कैसे आया, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में ब्रिटिश हुकूमत था। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था भारत में, तो ऐसे स्थितियों में भारत में क्रांतिकारियों द्वारा जगह जगह पे आंदोलन हो रहे थे। क्रांतिकारियों द्वारा जगह पे हिंसक घटनाएं घट रही थी। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो शांतिमय थी, सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो हथियारों के बल पे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उग्र लोग थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा से युक्त लोग थे। ऐसे में सरकार जो है एक ऐसा कानून चाह रही थी या एक ऐसी व्यवस्था चाह रही थी जिसको इन क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, किस रूप में इनको समाप्त कैसे किया जा सके, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की सुझाव के लिए किसके संदर्भ में क्या होना चाहिए। तो कहने का संदर्भ है कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो क्रांतिकारी थे बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे। इनका उद्देश्य जो था देश को आज़ाद तो कराना ही था, लेकिन ये शस्त्रों के बल पे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इनकी विचारधारा थी कि अगर हमारे एक नेता मारा जाएगा तो हम 5 मारेंगे, 10 मारेंगे। हिंसा में विश्वास करते थे। अस्त्र शस्त्रों का ये इनका रास्ता अपना था। अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। जहाँ पे एक तरह गांधी जी बहुत शांतिमय तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, इनका रास्ता अहिंसक था, तो वहीं दूसरा भी एक वर्ग था जिनका रास्ता हिंसक था। और ऐसी स्थिति में ये देश को आज़ाद कराने के लिए हथियारों का बल का प्रयोग करना चाहते थे। तो ऐसे क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटेन की सरकार द्वारा संचालित हो रही थी भारत में शासन, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश एक थे सर सिडनी रौलट, क्या नाम था? सर सिडनी रौलट। तो न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर सिडनी रौलट। उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, एक टीम बनाई गई कि आप जो है इस समस्या को निदान के संदर्भ में अपने कुछ सुझाव दें कि कैसे समस्या का निदान किया जा सकता है। जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही हैं, एक ऐसा वर्ग जो हथियारों के बल पे देश को आज़ाद कराना चाहता है, अगर उसके एक क्रांतिकारी मारा जाता है तो 5 या 10 मारता है, तो ऐसे क्रांतिकारियों पे कैसे अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट, जैसे आपकी न्यायाधीश चूँकि थे वो, और न्यायाधीश के साथ उनका क्या नाम था? सर सिडनी रौलट। और इन्हीं के नाम पे, चूँकि ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के, इन्हीं के नाम पे आगे चल के जो कानून बनाया गया इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये न्यायाधीश सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो भी समय लिया, समय लेने के पश्चात उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे इस क्रांतिकारी घटनाओं को समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को टोटल समाप्त किया जा सकता है और ऐसी घटनाक्रम को भारत में बिल्कुल लगाम लगाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में कैसे किया जाएगा, उसी के संदर्भ इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात, यानी भारत में क्रांतिकारी जो घटनाएं घट रही थी, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उन क्रांतिकारी घटनाओं को और उन क्रांतिकारियों के प्रभावों को कम करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? न्यायाधीश सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, इस समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उन्हीं के नाम से उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की इस कमेटी ने, और इन्हीं के नाम पे चूँकि ये अध्यक्ष थे तो इसलिए इन्हीं के नाम पे इस कानून का क्या नाम पड़ा? रौलट या रॉलेट एक्ट।
यानी अब नामकरण क्लियर हो गया। किसका नामकरण रौलट एक्ट या रौलट एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रौलट थे, न्यायाधीश थे सर सिडनी रौलट थे, और इन्हीं के नाम पे इस कानून का नाम क्या पड़ा? रौलट एक्ट पड़ा। तो इस तरह से कानून विधानसभा में पास हो गया। अब रौलट एक्ट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे क्या है ये। नामकरण क्लियर हो गया, किसका नामकरण कैसे हुआ, रौलट एक्ट का नामकरण कैसे हुआ, इसका आपने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17 मार्च 1919 को 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में यह विधेयक या रौलट एक्ट अधिनियम पास हुआ। अब थोड़ा से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विधेयक क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप चूँकि क्लास तो चल नहीं रहा है, घर पे बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सहायक चीज़ें हैं उनको नहीं बताई जा सकती है एक साथ। क्लास में होते थे वो अतिरिक्त चीज़ें बताई जाती थी, यहाँ पे आपको 2 मिनट में समझाएंगे। जैसे विधानसभा है, 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है, राज्यपाल। कोई भी विधेयक मीन्स होता है बिल या प्रस्ताव या विधेयक, इसके नाम है बिल, विधेयक या प्रस्ताव। जब वो सदन में आता है तो पहले इस पर चर्चा होती है, तुरंत कानून नहीं बन जाता, पहले क्या होगा? चर्चा होगा। तो उसका क्या नाम बनने, कानून बनने के पहले उसका क्या नाम होता है? विधेयक होता है, प्रस्ताव होता है या फिर बिल होता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। विधेयक पास होने के बाद फिर दूसरे सदन में जाता है, यहाँ भी विधेयक पास हो जाता है, फिर सिग्नेचर के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि विधेयक कानून बनने के पहले उसका क्या नाम होता है? विधेयक, बिल या प्रस्ताव होता है। तो इस तरह से कानून बनने के पहले उसका क्या नाम होता है? विधेयक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यह विधेयक रौलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो विधानसभा में ये पास हुआ। तो विधानसभा में पास हुआ 17 मार्च 1919 को। इस अधिनियम के माध्यम से क्या व्यवस्था की गई? अंग्रेजी सरकार, यानी यह कानून जब पास हो गया, पारित हो गया, कानून का रूप धारण कर लिया, तो इस कानून में क्या व्यवस्था थी कि केवल शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और सरकार जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए उसे किसी गोपनीय स्थान पे नज़रबंद कर दिया जाता था। अब यहाँ नज़रबंद से तात्पर्य क्या है? बिना मुकदमा चलाए से क्या मतलब है कि जैसे आपके यहाँ वर्तमान समय में क्या स्थिति है कि जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो थाने में मुकदमा दर्ज होता है उसका, फिर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। मुकदमा चलने के प्रक्रिया के तहत अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा मिलती है, अगर दोषी नहीं पाया जाता तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। तो आप उसे दोषी मुक्त कराने के लिए वकील करते हैं, प्रयास करते हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है न्यायालय में, और उस प्रक्रिया के तहत आप व्यक्ति अगर दोषी है तो जेल जाएगा, दोषी नहीं है तो आपके वकील के माध्यम से उसमें बहस होगी, जीरा होगी, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या व्यवस्था है? न्यायिक प्रक्रिया चलेगी ही नहीं, मुकदमा चलेगा ही नहीं। तो जब मुकदमा चलेगा ही नहीं तो जो अंग्रेज लोग जिसको चाहते थे उठा ले जाते थे, किसी गुप्त स्थान पे बंद कर देते थे। आप कैसे छुड़ाओगे किसी व्यक्ति को जब उसको पे मुकदमा ही नहीं चलेगा, उस पर न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं चलेगी, तो उस व्यक्ति को कहाँ खोजोगे? वो व्यक्ति कहाँ गया, किस आधार पे वो गिरफ्तार किया गया, कहाँ चला गया, कैसे कब तक उसे रखा जाएगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को क्या नाम दिया गया? काला कानून नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि अंग्रेजों की ये तानाशाही थी कि किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर, प्रूव भी नहीं हुआ है कि व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, केवल शक के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ करके किसी गोपनीय स्थान पे गुप्त तरीके से गायब कर दिया जाता था या रख दिया जाता था। इसी को नज़रबंद बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या नाम दिया गया? काला कानून का नाम दिया गया। पूरे देश में इसका विरोध किया गया, लोग इसका सड़क पे आ गए, उतरे, आंदोलन करना शुरू किए। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। आगे चल के इसी घटनाक्रम का विरोध करते समय जलियांवाला बाग में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और वहाँ पे निहत्थी जनता पे क्या किया गया? गोलियां चलाई गई जनरल डायर के आदेश पे। तो अगला घटनाक्रम है, दूसरे वीडियो में रहेगा, लेकिन इस घटनाक्रम से वो संबंधित है जिसको जानते रहें। तो इस तरह से जो है इस कानून को क्या नाम दिया गया? काला कानून।
क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अंग्रेज़ों की यह तानाशाही थी कि किसी व्यक्ति को केवल शक के बिना पे, शक के आधार पे केवल गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता है, जबकि वो अपराध उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ या उसके ऊपर ये प्रूफ नहीं हुआ है कि उसने क्रांतिकारी घटनाओं में वो व्यक्ति लिप्त है। केवल शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी गोपनीय स्थान पर नज़रबंद कर दिया जाता था। तो ऐसे कानून को क्या नाम दिया गया? काला कानून नाम दिया गया। इसी कानून को नाम दिया गया कि बिना वकील, चूँकि आप न्याय प्रक्रिया होगी नहीं, वकील आप इस व्यवस्था में कर नहीं सकते, तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, वकील आप करोगे नहीं, न्यायालय में अपील आप कर नहीं पाओगे, ना जीरा होगी ना बहस होगा। तो ऐसी कंडीशन में न्यायिक प्रक्रिया जब होगी नहीं तो आपके व्यक्ति को, आपके परिवार के सदस्य को, जो भी व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति गिरफ्तार होगा या उसे नज़रबंद किया जाएगा। जब न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं होगी तो उसे छुड़ाया कैसे जाएगा? तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में आंदोलन चला, जगह जगह पे हड़तालें शुरू हो गई, लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू किए। ऐसे कानून जो था, क्या नाम दिया गया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो संविधान सभा में पारित हुआ था और एक ऐसा कानून जो केवल शक के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये कानून इसलिए लाया गया था जिससे क्रांतिकारी घटनाएं कम हो जाएं। उस समय शांतिमय तरीके से गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, शांतिमय तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब क्रांतिकारी लोग सरकार के वो खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए, हथियार चलाना शुरू किए, गोलियां चलाना शुरू किया, अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया, तो ऐसे क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए क्रांतिकारी व्यवस्था जो उत्पाद हो रहे थे देश में, जगह जगह पे जो है इनके अंग्रेज अधिकारियों को मारा जा रहा था, उनके खिलाफ शारीरिक रूप से बल प्रयोग किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो है यह कानून लाया गया था जिसे काला कानून का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने किस तरह से रॉलेट एक्ट, इसका नामकरण कैसे पड़ा, किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी गठित की गई, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ विधानसभा में, रॉलेट एक्ट में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम क्यों दिया गया, इसमें नो वकील, नो अपील, नो दलील का नाम क्यों दिया गया, ऐसी क्या प्रक्रिया थी, इन सभी बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया। इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।